क्या, समिट का। ठीक है, चलिए सबको अंडरलाइन कीजिएगा। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में 15-16 सितंबर 2022 को संपन्न हुआ। कंटिन्यू। कोविड-19 के कारण विगत 2 वर्षों से यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन हो रहा था, है ना। रूस और ताजिकिस्तान की मेजबानी में जो है वर्चुअल हो रहा था, मतलब ऑनलाइन हो रहा था। बस अंडरलाइन ही करिए अब। इस प्रकार यह 2 वर्ष के अंतराल के बाद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में संपन्न हुआ। कंटिन्यू, अंडरलाइन कीजिए। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की मेजबानी में संपन्न इस सम्मेलन में संगठन के सभी कौन सदस्य देश, 8 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अब सबके नाम दे ले लेगा, आराम से अपन नोट्स बना लिए लोग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। कंटिन्यू। ईरान जिसे 9वां सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अतिरिक्त पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त अन्य राष्ट्रों यानी बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्रपति तथा संगठन के वार्ता भागीदार देशों के शासन प्रमुख इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। मोस्ट VVI SCO का 9वां सदस्य देश कौन बनने वाला है? ईरान। ठीक बा, मोस्ट VVI। ठीक बा, अब अंडरलाइन मत करी लोग। कौन देश बा? को तरीके सम्मेलन में भले 15-16 सितंबर कहां भले समरकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी। वेरी गुड। 2 दिन चले इस शिखर सम्मेलन में संगठन की कार्य योजनाओं, प्रगति, मौजूदा चुनौती एवं आपसी सहयोग आदि पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति तथा व्यापार एवं संपर्क बढ़ाने के लिए तरीकों पर भी विचार विमर्श सम्मेलन में किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, SCO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी SCO सदस्य देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में SCO को क्षेत्र में विश्वस्त और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को पारगमन का पूरा अधिकार दें। खाद्य समस्या के संभावित समाधान के लिए उन्होंने मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने पर बल, अंडरलाइन कर लीजिए। मोदी जी ने खाद्य समस्या का समाधान के लिए कौन सी सलाह दी या कौन सी का खेती? मिलेट्स। हाँ, अंडरलाइन कीजिए VVI। खाद्य समस्या के समाधान के लिए मोदी जी ने मिलेट्स की खेती, बस रहने दो, और उपभोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि मिलेट्स एक सुपर फूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों वर्षों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए यह एक पारंपरिक, पोषक एवं कम लागत वाला विकल्प है। भारत को निवेश के लिए एक बेहतर गंतव्य बताते हुए मोदी जी ने कहा कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स हमें स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। अंडरलाइन कीजिए। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है। कंटिन्यू, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। कंटिन्यू, हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। कंटिन्यू, आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। बस हमारा यह अनुभव कई अन्य SC सदस्यों के भी काम आ सकता है। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि SCO को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए तथा किसी भी बाहरी ताकत को इस क्षेत्र में प्रभावी होने का अवसर नहीं देना चाहिए।
2 दिन के चिंतन और विचार विमर्श के बाद अनेक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर इस सम्मेलन में हुए। सम्मेलन के समापन पर स्वीकार किए गए समरकंद घोषणा पत्र, अंडरलाइन कर लीजिए, समरकंद घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो एससीओ बैठक से है। सिंपल, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा। समरकंद घोषणा पत्र में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन तथा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की है। 20 वर्ष पूर्व स्वीकार किए गए एससीओ चार्टर की भावना के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने तथा व्यापारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता इसमें व्यक्त की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लिटरेसी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति इसमें व्यक्त की गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आतंकवाद, रासायनिक हथियार, बायोलॉजिकल हथियार एवं विविध मामलों आदि पर भी प्रस्ताव जो है संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल है। पहले इधर आइए, नीचे सबसे नीचे पैराग्राफ वाला छोड़ दीजिएगा, ब्रैकेट में जो न्यूज होगा उसको छोड़िए। पहले संगठन की सदस्यता हेतु ईरान के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस दिशा में औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी की जाएगी। इससे से ईरान, अंडरलाइन कर लो, ईरान जल्दी एससीओ का 9वां सदस्य होगा। बस संगठन की सदस्यता के लिए बेलारूस के आवेदन पर कार्रवाई शुरू करने की सहमति रही। अंडरलाइन कीजिए, बहरीन, मालदीव, कुवैत, यूएई तथा म्यांमार को वार्ता भागीदार बनाने के लिए सहमति रही, है ना। डायलॉग पार्टनर स्टेट का दर्जा मिलेगा बहरीन, मालदीव, ये सब यूपीएससी वालों के लिए। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा जनरल वाली सब चीज, लेकिन फिर भी सबको पढ़ा रहे हैं इसलिए अंडरलाइन हम कराएंगे। अंडरलाइन मत कीजिएगा। वर्ष 2021 को एससीओ संस्कृति वर्ष सफलतापूर्वक मनाने के पश्चात मोस्ट वीवीआई एससीओ ने 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया? संस्कृति वर्ष के रूप में। किस वर्ष के रूप में? अंडरलाइन करो। चलो, 2023 को एससीओ पर्यटन वर्ष के रूप में, 21 को संस्कृति वर्ष और 23 को पर्यटन वर्ष मैंने स्वीकार किया गया। वर्ष 2025 को ग्लेशियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर्स के लिए अंडरलाइन कीजिए, 2025 को ग्लेशियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के ताजिकिस्तान के प्रस्ताव का भी सभी सदस्य राष्ट्रों ने समर्थन किया। मोस्ट वीवीआई सब एग्जाम। भारत के वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी सम्मेलन में नामित किया गया है। समझे, एससीओ का पहला पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। वेरी गुड, चलिए अंडरलाइन मत करिए। समरकंद सम्मेलन की समाप्ति के साथ ही भारत को अब शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंप दी गई है, अर्थात इससे संगठन का, अंडरलाइन कीजिए, अगला शिखर सम्मेलन 2023 में कहां होगा? मोस्ट वीवीआई फॉर बीपीएससी। बीपीएससी में सवाल बनेला, पूछेला एससीओ का अगला ना पूछिए, अब की बार वाला पिछला पूछेला ना तो अगला पूछेला, जानबूझ के टेटी करेला। तो अगला शिखर सम्मेलन कब होगा? चलिए, अब ब्रैकेट में थोड़ा एससीओ के बारे में दे दिया है, अच्छा किया है। संक्षिप्त परिचय। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शंघाई 5 नाम से एक समूह की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा अप्रैल 1996 में शंघाई में की गई थी। यानी एससीओ का गठन कब किया गया था? कौन देश मिलकर कैले रहे? कौन कौन? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, 5 गो। यह 5 देश ही शंघाई 5 के नाम, शंघाई 5 के संस्थापक राष्ट्र थे। ठीक बा। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल किया गया और वही समय एक नाम बदल के शंघाई सहयोग संगठन, यानी शुरू में इसका नाम क्या था? शंघाई 5। 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया, है ना? तो इसका कब किया गया? जब उज्बेकिस्तान, यानी 6ठा सदस्य देश कौन है? उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा, 6ठा सदस्य देश उज्बेकिस्तान। अब 2001 में इसका नाम बदल के क्या किएगा? तो चले, जहां पे डॉट बना हुआ है इसे गोला, उसको लिखे MVVI, माने पूरा लाइन में इंपोर्टेंट बा, है ना? यहाँ डॉट बनो बाद लिखल बा, तो वही यहाँ मोस्ट VVI लिखो। ठीक बा, पहला पॉइंट। चले, दूसरा पॉइंट, भारत और पाकिस्तान को 9 जून 2017 से इस संगठन का सदस्य बनाया गया था।
यानी भारत एससीओ का सदस्य कब बना? 2017। इस जिससे एससीओ के सदस्य की संख्या कब होगा? 6 2 8। छठा उज्बेकिस्तान, 7वां 8वां भारत पाकिस्तान। इससे पहले भारत और पाकिस्तान को इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। चलो ई पॉइंट के लिखा मोस्ट वीवीआई लिखा, दूसरा अंडरलाइन घर करिए, माने जब पूरा लाइन में इंपॉर्टेंट बनो तो सीधे मोस्ट वीवीआई। चले तीसरा, मंगोलिया को 2004 से, ईरान को 2005 से, अफगानिस्तान को 2012 से तथा बेलारूस को 2015 से पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। न वीवीआई न मोस्ट वीवीआई रहेगा। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की को वार्ता भागीदार का दर्जा इस संगठन में प्राप्त है। मिस्र, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, मालदीव, म्यांमार और यूएई को भी वार्ता भागीदार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शंघाई सहयोग संगठन के अस्तित्व में आने के बाद उसका पहला ही विस्तार 2017 में हुआ था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया था। अंडरलाइन करिए, 2023 में ईरान इस संगठन का 9वां सदस्य बन जाएगा। कब बन जाएगी? वो साल सम्मेलन कहां हुई? क्या बात है, चलिए ठीक है। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी तथा सांस्कृतिक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध संघर्ष इस संगठन के उद्देश्य में शामिल है। एससीओ के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 40%, कुल भूभाग विश्व के कुल भूमि का 22% तथा इनकी अर्थव्यवस्था कुल आकार वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30%। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। देख लो, मोदी जी है दबाव। हाँ, शंघाई सहयोग संगठन एशिया शिखर सम्मेलन 2022। समरकंद घोषणा ने बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की वकालत की। ओवरऑल देखिए पॉइंट क्यों दिए, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी क्या करता है कि पूछता है एससीओ का जो बैठक हुआ उसमें फाइनली सहमति बनी एक लाइन में, तो एक लाइन में है ये जवाब रहे, गारंटी देता नहीं ऑप्शन में ये रहे, ठीक बा। अन्ना तो पॉइंट में रही तो वो अलग मैटर बा। हाँ, यूपीएससी ला कि बातचीत और परामर्श के माध्यम से हमने कोनो भी मारपीट वाला मैटर सुलझा लिए, मारपीट ना करल जाए, ये बात बना। दूसरा, WHO ने अप्रैल 2022 में गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र खोला है। मोस्ट वीवीआई है ना। WHO ने अप्रैल 2022 में गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र भारत के किस राज्य में WHO ने खोला? तो गुजरात। अब आइए बस, बाकी तो इसमें इतना डिटेल दिया था कि कौन चीज है ना। एससीओ का गठन कब हुआ, कब देश था, नाम कब बदला, वर्तमान में कब वो है, अगला बैठक कब होगा, अगला सदस्य कौन बनेगा, सारा मैटर क्लियर हो गया। चलिए अगला न्यूज। हाँ, एम से एगो अंडरलाइन और करो। 2000 देखो ना, एगो लास्ट वाला ब्रैकेट दिले हुई 22 नंबर और 23 नंबर सम्मेलन अंडरलाइन कर लो, और 2001 वाला एगो कर लो। 2001 वाला 2001 में संघाई में भय रहे, 2022 में समरकंद में, 2023 में कहां प्रस्तावित बा? भारत में। एकरा पहले भारत में कब भई रहे देख लो, चलो कि ना भई रहे, छोड़ दो, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, पहला ही बैठक। मोस्ट वीवीआई। अच्छा, थोड़ा सा है न्यूज बहु अभी बचल। भारत के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन की एक और बड़ी उपलब्धि, विश्व के अनेक शीर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का मुलाकात हुआ और अनौपचारिक वार्ताएं भी रही। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी यद्यपि सम्मेलन में थे, किंतु मोदी जी उनका से तनको न बतियेलन। मेजबान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, सभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आदि के साथ मोदी जी खूब बढ़िया से बतियेलन। ओकरा बाद वो लोग से ना बतियेलन। ठीक है, चलिए समझ में आने वाली बात। अब आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट मोस्ट वीवीआई शिंजो अबे। अच्छा, यूएनडीपी। हाँ, यूएनडीपी के बारे में नहीं दिया कि इसमें सब है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यूएनडीपी जनरल कंपटीशन बीपीएससी यूपीएससी सब लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरल कंपटीशन कौआ स्थान भारत के बाद ज्यादा खिसियाई तो पड़ोसी देश से तुलना करी बस, और ना तो प्रथम स्थान अंतिम स्थान। ठीक है, चलिए ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिए कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है वो एक एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है,
वो किन किन बेस पे जारी करता है, उसका टोटल मार्क्स 1 होता है। 3 बलिया बैच याद करो, पढ़े ले बनी कि ना। एक जन्मदाता के रहे महबूबुल हक, याद कीजिए, अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। हाँ, अब ये हर साल डाटा आता है, तो इस साल का आ गया, अब साल भर में टेंशन फ्री रहिए, फिर अगला साल आएगा, इनमें छेड़छाड़ होगा, तो अपना डाटा चेंज कर लीजिएगा। और ये सब वीवीआई ने, मोस्ट वीवीआई ने एकदम उम्मीद करके जाया जाता है कि इनमें से एगो आई, या भारत के स्थान आवे, पड़ोसी देश के आ जाए, प्रथम आवे, अंतिम आवे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये एचडीआई मानव विकास रिपोर्ट पहले दुनिया में उस देश को विकसित माना था जिसके पास पैसा था, पावर था। तो कुछ दिन बाद यह कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, पैसा ही सुख का माध्यम नहीं है, क्योंकि बहुत अमीर अमीर लोग को देखिएगा भिखमंगा से भी खराब खाला है ना, महाकंजर आदमी को बाल बच्चा ना पढ़ेला, बोले लाखों अरबों के संपत्ति घर में पड़ल हुई। अब कुछ लोग को देखिएगा 20 से 30 हजार का महीना कमाता, इतना सुंदर लाइफ जीता है, वो अमीर देख देख के तरसेला, है ना। तो हुआ कि भाई, तो फिर मानव विकास कैसे माना जाए? पैसा हो जाने से मानव विकास होगा? तो ना, शिक्षा जेकरा मिले, स्वास्थ्य जेकर ठीक रहे, है कि नहीं है, लंबा आयु जिए, ओकरा के नु मानव विकास कहल जाई। तो इहे कॉन्सेप्ट देलन महबूबुल हक, जेकर असिस्टेंट रहलन अमर्त्य सेन। में मेन थे महबूबुल हक साहब, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। यही दोनों लोगों ने मिल करके इसी 3 आधार पर एक मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया, उसको यूएनओ ने मान्यता दिया, और उसके बाद से यह प्रति वर्ष जारी किया जाता है। चलिए आते अंडरलाइन कीजिएगा। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वर्ष 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट विश्व भर में 8 सितंबर 2022 को जारी की गई। कौन तारीख को जारी की गई? कंटिन्यू। विश्व के कुल 191 देशों के लिए 2021 के लिए मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई, इसमें आकलित किया गया है। कुल कौ देश को? 191 गो देश के लिए आकलन किया गया। कंटिन्यू। जिनमें भारत का 100, माने 191 में हमने के 132वां नंबर पर बानी से। समझ में आ रहा बात? पहला नंबर पर जौन हुई सबसे बढ़िया, हाँ 191वां पर जौन हुई सबसे घटिया, हमनी के बानी कौना पर? आप समझ लग के बानी सन, घटिया की ओर बानी सन। अंडरलाइन मत कीजिएगा। इससे पूर्व पिछले वर्ष यानी 2020, अंडरलाइन करो तो खाली 2020 अंडरलाइन करो। ओकरा नीचे देखा लिखल बा 189 देशों में 131वां स्थान भारत को। बात समझ में हमारा गए? 2020 में कौआ स्थान रहे? 131वां, लेकिन देश दूगो कमे रहे उमें 189 में। ठीक बा? हाँ, इस प्रकार अंडरलाइन करिए। अब इस प्रकार मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से एक पायदान की गिरावट, एक ना 3 पायदान को है, हाँ फिर भी एक पायदान को, एक पायदान की गिरावट भारत की रैंकिंग में दर्ज की गई है। और यह दर्ज क्यों की गई है? क्योंकि हमनी के आयु बाद कम होकर जाता। सब ठीक बा, शिक्षा स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है, बात बा हमनी के लंबा जिए के अब तनी तनी कमी हो रहा बा, यही से हमनी के पॉइंट और घसक गई। तो वह ब्रैकेट में देले बा कि 69 देश में जीवन प्रत्याशा में गिरावट, मानी एवरेज आयु, एक आदमी औसत कितना उम्र जिएला ओकरे के जीवन प्रत्याशा कहल जाला। ठीक है, तो 69.7 था पहले, अब 67.2 हो गया है सीधे। समझ रहे हैं? ये जीवन प्रत्याशा में कमी आया, जिसके कारण रैंकिंग खराब हो गया। हाँ, तो इस रैंकिंग में गिरावट के लिए बड़ा कारण रिपोर्ट में बताया। तो पूछेगा इसे यूपीएससी के लिए कि भारत का रैंक काहे खराब हुआ? तो जीवन प्रत्याशा में कमी आ रहा है, सीधा बात है ना। अंडरलाइन मत कीजिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्ष 2021-22 की इस रिपोर्ट के अनुसार अंडरलाइन कीजिए, मानव विकास रैंकिंग के मामले में पहले 10 देशों में से 8 यूरोप के ही हैं, तथा गैर यूरोपीय देशों की संख्या 2, और वो 2 कौन कौन है? हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। यानी टॉप 10 में 8 गो यूरोपियन कंट्री है, और 2 गो में एगो हांगकांग हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ठीक बा? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार अंडरलाइन कर सकते हैं, मानव विकास रैंकिंग में पहला स्थान, कुल एक नंबर होला मैक्सिमम, 1 नंबर के एग्जाम है मात्र,
0 से 1। तो स्विट्जरलैंड के कौन नंबर मिलल है? 0.1 नंबर। नंबर को मिलल है 0.962 लगभग याद रखिएगा। रैंक हुआ बा पहला। हाँ, जबकि अगले 2 स्थान पर क्रमशः, यानी दूसरा स्थान नॉर्वे और तीसरा स्थान आइसलैंड। बस अंडरलाइन मत कीजिए। अब मानव विकास रैंकिंग की दृष्टि से चलिए अंडरलाइन कीजिए। 191 देशों में सबसे निचला यानी 191वां स्थान दक्षिणी सूडान, यानी 191वां स्थान पर कौन है? 100 से सूडान, 100 से स्विट्जरलैंड, 100 से सूडान, 100 से स्विट्जरलैंड, 1 पर 100, अंतिम में भी 100। ठीक बनू, इसमें याद रखे के बाद। तो पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान पर सूडान। हाँ, याद रखिएगा। उसके एक पायदान ऊपर माने 190 पर चाड, ओकरा तनका से ऊपर नाइजर, ये सब अफ्रीकी देश है। हाँ, ये सब की स्थिति खाएला नहीं। चलिए अंडरलाइन कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास से संबंधित 3 पहलू स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर पर आधारित सूचकांक होता है। इसमें 3 चीज देखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन। बस अंडरलाइन मत कीजिए। इनमें स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा के आधार पर, माने कितना बड़ी कौन देश के लोग जियता, शिक्षा का स्कूलिंग के अपेक्षित वर्षों, माने कितना साल लड़का पढ़ेला, कितना साल की उम्र में छोड़ देवेला, ये सब आधार पर, शिक्षा के औसत वर्षों के आधार पर तथा रोहन सहन के स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। अंडरलाइन कर सकते हैं। इस सूचकांक का उच्चतम मान कितना होता है? 1 हो सकता है। बस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हेतु 1 के, हाँ अंडरलाइन कीजिए। यह सूचकांक बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा तैयार किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे 1990 से ही प्रति वर्ष जारी किया जाता है। बस अंडरलाइन मत कीजिए। अब वर्ष 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रदर्शित सूचकांक वर्ष 2021 के लिए है। भारत के लिए 2021 के लिए यह सूचकांक कितना था? 2021 में कितना नंबर आया रहे? 0.633। वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट में आकलित किया गया है। ठीक है, हमने के नंबर है 0.633 और जो टॉपरवा रहे ओकर नंबर है 0.96। हाँ ठीक बा। पिछले वर्ष यानी 2020 के लिए भारत के लिए मानव विकास सूचकांक हमने कराया 0.645। ठीक है, सब ना रखा, थोड़ा बहुत लगभग याद रखे 6 के लपेट में। चलो पेज उल्टा होगा। मानव विकास सूचकांक के मान के आधार पर राष्ट्रों का वर्गीकरण। हाँ, अभी जो नंबर मानो 0 से 1 एकरा के 4 भाग में बांटल जाला। को भाग में? 4 भाग में बांटल जाला। सबसे निचला भाग 0.55 से नीचे और ओकरा कहल जाला निम्न मानव विकास वाले देश। जेकरा 0.55 से कम नंबर आई वो निम्न मानव विकास वाला देश के श्रेणी में रही। एहू आधार पर सवाल पूछ सकता है कि भारत कौना श्रेणी में बा, कौना रैंक पर बना पूछे, सवाल घुमा दी। 4 प्रकार मानू तो जो हाँ पहले अंडरलाइन कर लो। 4 श्रेणियों में मानव विकास रिपोर्ट किया गया। बटी अंडरलाइन कीजिए। 4 श्रेणियों में मानव विकास रिपोर्ट। कौन श्रेणी में? चलिए अंडरलाइन कीजिए। 0.550 से भी कम मानव विकास सूचकांक वाले देश निम्न मानव विकास वाले देश के रूप में रिपोर्ट में दर्शाए जाते हैं। बस अब इसमें कौन कौन आवेला निम्न में? तो ऐसे देशों, अंडरलाइन मत कीजिएगा, ऐसे देशों की कुल संख्या 21-22 की रिपोर्ट में 32 गो बा। इनमें यमन, टोगो, रवांडा, नाइजर, इथोपिया, सेनेगल सब अफ्रीकी हों, हैती, सूडान, इरिट्रिया, गामीबिया, हाँ के अलावा अफगानिस्तान एगो एशियाई शामिल बा। ठीक बा। तो निम्न मानव विकास में अफगानिस्तान बा। चलो मध्यम, अब सुनो, मध्यम माने 0.55 से लेके 0.70 तक। ठीक बा। 0.55 से लेके 0. तो मध्यम मानव विकास के अंडरलाइन करता तनी और 3 लाइन नीचे 0.55 से 0.7 लिखल बा। बस ओकरो के अंडरलाइन कर ला, दोनों को एरो से जोड़ ला, सीधे एक बेर में काम चल जाए। बात समझ में आ गई? और मध्यम मानव विकास का मान कितना होना चाहिए? 5 से 7। हाँ, अब यही में हमनी की आइलेशन। बात समझ गए? इनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार के अलावा इराक, नामीबिया, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, केन्या, जामीबिया ये सब आता है। चलो अंडरलाइन करो। 0.70 एवं इससे अधिक किंतु 0.8 से कम। ठीक बा, कम।
एक लाइन नीचे देखो, उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, ठीक बा, एकरा कहल जाला। एमे 49 गो देश आयल बा की बार, सब न रटा मरिया लोगन, ऐसा ही याद हो जाए तो अच्छा बात है, छोड़ दिए लोगन, जिनमें देश शामिल है। चलिए अब सुने, पेज पीछे जाइए, पीछे पलटिए, पीछे आइए, पीछे आइए। हाँ, टॉप 10 कंट्री में कम से कम टॉप 3 याद रखना होगा, ठीक बा। 3 गो ऊपर से, 3 गो नीचे से, आगे भारत के। तो स्विट्जरलैंड हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पिछला बार वाला एगो याद रखिएगा, पिछला बार नंबर 1 पे था नॉर्वे, देख लो, दिले बा पूर्व वर्ष 2020 में HDI रैंक दिले बानू। तो पिछला बार कौन था नंबर 1 पे, इस बार कौन है, इस बार नॉर्वे कौन नंबर पर है। चलिए सबसे निचला 10 गो राष्ट्र, नीचे से देखो, नीचे से 191 से अंडरलाइन कर लो, 191 पे कौन बा, पिछला बार ये रहे ठीक बा। हाँ, तीनों हुए बाड़ा भाई हमन सन। हाँ नु, दक्षिणी सूडान नीचे से नंबर 1, नीचे से नंबर 2 और नंबर 3। चलिए कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्र में देख लेवे के चाहिए। ब्रिटेन के देखो 18 नंबर, ब्रिटेन जौन बानू 18 नंबर पर बा। जापान मन करे तो अंडरलाइन कर लो, ना तो छोड़ दो। हाँ, यूके 18, जापान 19 पर 2 गो देश बा, दक्षिण कोरिया भी बा। अमेरिका बाटे 21 पर, अमेरिका कितना पर बा, रूस बा 52 पर, रूस कितना पर बा। और अफ्रीकी देश में दक्षिण अफ्रीका 109 पर है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और पेज उलटिए, पेज उलटिए, पड़ोसी देश में आइए। श्रीलंका देख लो, हमनी से बहुत ऊपर बा, 73वें पर बा। चीन भी ऊपर बा 79 पे, मालदीव 90 पर, भूटान 127, बांग्लादेश हमनी से ऊपर बड़े दादा 129 पर बा। हाँ, हमनी से नीचे हमनी का पड़ोसी नेपाल बा 143, म्यांमार बा 149। अब पाकिस्तान के देख के सब लोग खुश हो जाओ, माने तू बर्बाद तो हम बर्बाद, बाहरे बाह नियति। माने ये ना सोचे बनी कि हमनी के अपने खराब बनी 132 बनी कि के हमनी के टॉप 10 में जाए, हो बर्बाद इतना बाकी हमार बर्बादी का पूछ ले ठीक बा। पाकिस्तान के ऊपर बा, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट न्यूज, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, माने 2 आदमी एने से 2 आदमी होने से, एकरे के कहल जाला 2+2 वार्ता। मंत्री 2 गो मंत्री एने से जाला आ 2 गो समकक्ष मंत्री होने से बैठ के बतियाला लोग, एकरे के कहल जाला 2+2 वार्ता। क्लियर बात। तो अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच, तो भारत और जापान, अंडरलाइन कीजिए, भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहवा, टोक्यो में। कहवा, को तारीखे 8 सितंबर 2022 को संपन्न हुई। इस वार्ता के लिए 2 आदमी के गए रहे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। बस क्लियर हो गया, ये 2 आदमी गए रहे, अंडरलाइन मत करो लोग। 2+2 वार्ता में भारत की ओर से दोनों मंत्री जहां शामिल थे वहीं उनमें से के रहे ना पूछी, लेकिन कर लो अंडरलाइन। जापान का प्रतिनिधित्व वहां के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा एवं विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने किया। पारस्परिक संबंधों के विस्तार और उनकी गहनता लाने के लिए भारत द्वारा केवल 4 देश, अंडरलाइन कीजिएगा, भारत द्वारा केवल 4 देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ ही इस प्रकार का वार्ता किया जाता है। 2+2 वार्ता भारत कितने देशों के साथ करता है, कौन कौन, एकदम वेरी गुड। ये सब जानकारी रखिए, मजा आएगा, है ना। कहीं बैठ कर गप मारिएगा, 2+2 बोलेगा तो हाँ भारत करता है 4 देशों के साथ, सामने वाला मुँह बाप रे इतना तू जानता रहे, समझ रहे ना मेरे बात। ये सब जानकारी के लिए यह दूसरा ही अवसर था जब भारत और जापान के बीच जो है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। जापान के साथ भारत की ऐसी पहली 2+2 वार्ता 30 नवंबर 2019 को दिल्ली में हुआ था, जिसमें भाग लेने के लिए जापान के तत्कालीन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत आए थे। दोनों देशों के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मार्च 2022 की भारत यात्रा के 5 महीने के बाद संपन्न हुई है। 8 सितंबर को 2+2 वार्ता से पूर्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकों की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इससे पूर्व जापान के आत्मरक्षा बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जापानी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपक्रम एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया।
जापानी उद्योगों को भारत के रक्षा गलियारों में निवेश के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। जहां रक्षा उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण है, यूक्रेन के मुद्दे सहित पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा 2+2 वार्ता में की गई। वैश्विक सुरक्षा की स्थिति को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मानते हुए इसके लिए आपसी सहयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की आवश्यकता को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के बीच दोनों देशों ने ऐसी नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता दोहराई जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हो। वार्ता के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि भारत और जापान ऐसी नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं मानकों का सम्मान करती हो और साझा वैश्विक संसाधनों की रक्षा करती हो। संयुक्त वक्तव्यों में दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी देश विवादों का समाधान जो है धमकी, बल प्रयोग और एकतरफा रूप से जैसे कि यथास्थिति को बदलने की कोशिश किए बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप करे। वार्ता में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि कोविड-19 महामारी तथा यूक्रेन युद्ध ने विश्व की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है, जिससे ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के संबंध में गहरी चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संदर्भ में लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर दोनों पक्षों ने बल दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी वार्ता में की गई। भारत एवं जापान के बीच पहले संयुक्त वायु सैनिक अभ्यास के लिए सहमति पहले ही दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठकों में हो गई थी। द्विपक्षीय अभ्यासों का दायरा एवं जटिलताओं को बढ़ाने की इच्छा वार्ता में दोनों पक्षों ने व्यक्त की। 2+2 वार्ता के नतीजों पर संतोष व्यक्त करते हुए ऐसी आगामी वार्ता भारत में करने को सहमति दोनों पक्षों ने व्यक्त की। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, जापान के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मोदी जी जापान गए रहलन। अंडरलाइन करी लोगन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कौ तारीख डेट वाइज याद रख। शिंजो आबे की हत्या कौ तारीख को की गई थी? तो 8 जुलाई के करल गल। ओकरा बाद बौद्ध परंपरा, अंडरलाइन करते चलिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका परिवार के लोग जे बानू 15 जुलाई के उनका अंतिम संस्कार कर दिलक। अंडरलाइन कर चल लोग। उनका राजकीय अंतिम संस्कार उनके निधन के 2.5 महीने के बाद 27 सितंबर को टोक्यो में हुआ, जिसमें उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि के लिए रखा गया। यही में लोग गए रहा, मोदी जी लोग, परिवार के लोग, बहुत कम लोग, परिवार कुछ शुभचिंतक लोग मिलकर अंतिम संस्कार कर दिलक 15 जुलाई के। लेकिन भल की नहीं, राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर जापान में बहुत विद्रोह हो गया, क्योंकि इसमें अरबों रुपया खर्चा होता है। तो जापान के लोग बहुत प्रैक्टिकल है, कहा जो मर गया, संस्कार हुए गया, तो कहा जरूरी है पैसा खर्चा करने का। भारी विद्रोह शुरू हो गया कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसी हस्ती है कि अंततः जो है वैश्विक प्रेशर भी बना और वहां के लोगों ने भी अंततः स्वीकार किया कि नहीं, इनके ऊपर जो पैसा खर्च होगा वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है ना। इसी वजह से इतना लेट हुआ और वहां विद्रोह भी हुआ था, है ना। न्यूज वगैरह में देखे होइएगा, जापान में विद्रोह हो रहा था। तो यही न्यूज है, पढ़ते हैं, अंडरलाइन नहीं करना है। इस सांकेतिक राजकीय अंतिम संस्कार में आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि टोक्यो पहुंचे थे। भारत की ओर से स्वयं मोदी जी पहुंच गए थे। कौ तारीख को? 26 सितंबर को रात में। अंतिम संस्कार के अवसर पर आबे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी जी ने भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने में उनके योगदान को याद किया। अंडरलाइन कर सकते हैं। 27 सितंबर को दिवंगत श्री आबे का राजकीय अंतिम संस्कार विश्व में अब तक का सबसे महंगा अंतिम संस्कार में गिना जा रहा है, सबसे ज्यादा खर्चीला। हाँ, पैसा जाने को तो जाना लोग, सरकारी कोष से ही इस पर 1.8 अरब येन, लगभग 97 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है अंतिम संस्कार में। वहां के लोग ना पगलाई। चलो, टोक्यो में एक दिन के प्रवास के दिन जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी श्री मोदी जी ने की। द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए संबंधित विचारों का दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आदान प्रदान इस अवसर पर हुआ। पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी इस अवसर पर हुई।
भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और इस क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों और संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वार्ता में दोहराया। चलिए, यही शिंजो आबे जी का अंतिम संस्कार हो रहा है। क्या होता है राजकीय अंतिम संस्कार? कितना रुपया खर्चा वाला जाने के मन पर जान लोग। राजकीय अंतिम संस्कार को स्टेट फ्यूनरल कहा जाता है। पहले खबर, यह अंतिम संस्कार सरकार की ओर से शिंजो आबे को एक श्रद्धांजलि है। इसके पीछे का तर्क यह है कि शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक देश के पीएम रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में आए कई संकट का अच्छे से सामना किया। ऐसे में उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। ये भारत में मिलने वाली राष्ट्रीय शोक की तरह ही है ना, जिसमें मृतक को बंदूकों की सलामी आदि दी जाती है। यह एक सांकेतिक अंतिम विदाई मानी जाती है जो देश की ओर से दी जाती है। यह सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें जनता भी भाग लेती है। फिर जुलाई में ऐसा क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो दरअसल जुलाई में ही शिंजो आबे का अंतिम संस्कार कर दिया गया था परिवार के लोग और उन्हें दफनाने जैसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उस वक्त जो अंतिम संस्कार किया गया था उसे प्राइवेट फ्यूनरल कहा गया, प्राइवेट, सरकारी ना, जिसमें सिर्फ घर वाले और खास लोगों ने ही हिस्सा लिया था। अब स्टेट फ्यूनरल में जनता, उन्हें चाहने वाले दूसरे देशों के प्रतिनिधि आदि शामिल हुए और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। क्यों हो रहा था विरोध इसका? अब सवाल है कि जापान में इस अंतिम संस्कार का विरोध क्यों किया जा रहा है? दरअसल इसकी वजह यह है कि जनता का कहना है कि अब राजकीय अंतिम संस्कार देना पैसा का गलत इस्तेमाल है। जनता का कहना है कि इस कार्यक्रमों के जरिए टैक्स के पैसा का गलत इस्तेमाल होगा और इससे पहले इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है। लेकिन सरकार का कहना है कि देश के इतना बड़ा नेता को सम्मान तो देना चाहिए, है ना। देख लो लोग कितना कंजूस बा। 1967 के बाद इस तरह का सम्मान किसी को दिया गया है। बता दें कि साल 1967 के बाद पहली बार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उस वक्त जिस समय 67 में दिया गया था, प्रधानमंत्री थे कौन सी नाम लिखा, योशिदा, हाँ, वो राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था और अब शिंजो आबे इस तरह के दूसरे प्रधानमंत्री। और बताओ, अच्छा हाँ, एगो मोस्ट वीवीआई न्यूज बा, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल के पुनः पहले स्थान रहे, हाँ, बीच में बदल गए रहे, फिर अति कर दिया, अंडरलाइन करिए। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए मध्य एशियाई राष्ट्र कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर, कौन सी से बदलकर, नूर सुल्तान से बदलकर पुनः स्थाना सितंबर 2022 में कर दिया गया है। कंटिन्यू, अंडरलाइन कीजिए। सोवियत संघ से विघटन के बाद कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव थे, जो लगभग 30 वर्ष तक इसके राष्ट्रपति रहे थे। उनके नाम पर राजधानी के नाम हो गए, है ना। अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। नूर सुल्तान नजरबायेव ने 2019 में अचानक अपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके सम्मान में तत्कालीन नए अंतरिम राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायो ने राजधानी अस्ताना का नामांकन उनके नाम पर करने का प्रस्ताव किया था, जिसे वहां की संसद ने मार्च 19 में ही मंजूरी दे दी थी। इस प्रकार मार्च 19 से राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान हो गया था। इस नाम परिवर्तन के 3.5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति तोकायो ने राजधानी का पुराना नाम अस्ताना ही करने का प्रस्ताव संसद में सितंबर 2022 में पारित कराया है। इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 16 सितंबर 2022 से राजधानी का नाम पुनः अस्ताना हो गया है। एक अन्य बिल पारित कराकर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5, अंडरलाइन कर लो, 5 वर्ष के बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रावधान वहां सितंबर 2022 में किया गया है। इस नए कानून के तहत राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य वहां किया गया। 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष रहो, लेकिन दोबारा चलो। अच्छा, ये 21 सितंबर को टोक्यो में जन्म। अच्छा, हाँ, शिंजो आबे के बारे में कुछ इंटरेस्टेड चीज है ना, देखिएगा। 1954 21 सितंबर को जन्म हुआ। 1977 को साइकेई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे।
1979 से 82 के दौरान राजनीति में आने से पहले कोबे स्टील में इन्होंने काम किया था। 1993 में ये पहली बार सांसद बने। 2005 में पीएम जुनिचरो कोइजी की कैबिनेट में मंत्री बने। अच्छा, पीएम प्रधानमंत्री जुनिचरो कोइजी, हाँ। उसके बाद 2006 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। 2006 में शिंजो आबे बने। 2007 में खराब सेहत के चलते इस्तीफा दे दिया। 2012 में आबे दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए। 2017 में चौथी बार जापान के पीएम बने। 2020 में खराब सेहत के चलते पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। शिंजो आबे के पिता जापान के पूर्व विदेश मंत्री शिनतारो आबे थे। आबे के दादा नोबुसुके के किसी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके। एक पढ़ा टेंशन मन से पढ़ जा, खत्म कर दिया। घरे जाके तनी एकरा के हाँ वही में गवर्नर मोदी जी शिंजो आबे वाला में वो चौगु फोटो है ना, देखिए अपन मोदी जी का देख लो। चलिए, कजाकिस्तान के काफी चर्चा में रहा है। इसका राजधानी का नाम बदल गया है ना। और उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से 7, तो कजाकिस्तान देश चर्चा में आ गया। पहला बात, कजाकिस्तान जिसे आधिकारिक तौर पर कजाकिस्तान गणराज्य कहा जाता है, यूरेशिया में यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित एक देश है। कजाकिस्तान की सीमा जो है उत्तर में रूस से, पूर्व में चीन से और दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। कजाकिस्तान पूर्व में मैंने पहले सोवियत संघ का सदस्य था, जिसे 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। कजाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना बोलो 27,24,900 वर्ग किलोमीटर। कजाकिस्तान की आधिकारिक भाषा का नाम है कजाक और रूसी। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेंगे। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में कजाकिस्तान की कुल जनसंख्या 1.7 करोड़ थी। कजाकिस्तान के अधिकतर लोग इस धर्म के अधिकतर लोग इस्लाम है, जो अधिकतर सुन्नी समुदाय के। कजाकिस्तान में महत्वपूर्ण जातीय समूह कजाक और रूसी लोगों की है। कजाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत खान तेंगरी, जिसकी ऊंचाई 7,010 मीटर है। कजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी तिर्स नदी है, जिसकी लंबाई 4,248 किलोमीटर है। कजाकिस्तान की सबसे बड़ी झील जो है बाल्कहास झील है, जो 16,996 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कजाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु और पक्षी गोल्डन ईगल है। कजाकिस्तान दुनिया की पहली और सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा बायकोनूर कॉस्मोडोम का घर है। यह 2050 तक रूसियों द्वारा पट्टे पर लिया गया। कजाकिस्तान जिसे आधिकारिक तौर पर कजाकिस्तान गणराज्य कहा जाता है, यूरेशिया में हो गया। रिपीट होकर बता दो दोबारा। चलो, कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त। अब बचल आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, इहो बहुत बा, हाँ बहुत बा, अभी पढ़ाइए मैंने का विचार बा। ऐसे कहले कि किडनी या गुर्दा सब बेच दलो एक बेर में। मुर्गी के रखबे तो रोज एक गो दीजिए, अबे कह देबे तो का खइबो। हाँ, शनिचर के एक दिन पढ़ लिए, पढ़बो मनु मंगर के दीपावली बा, सोमवार के तो ना, तब नहीं के समझ हम मंगर के दिमाग में रख। धनतेरस कहिया बा, दिन बताओ ना, इतवार के, शनिचर के, धनतेरस के दिन तो नहीं आई, तेरे गुना कर इहो गए का विचार बा। हम जानता नहीं, आधा से कम लोग, सब लोग के पढ़ावे बेईमानी ना करें। शुक्रवार के चलो, हाँ पढ़ लिया ना तो दिसंबर वाला चले। शुक्रवार के दिन 11 बजे से लेके संध्या 4 बजे तक मने एगो बात कहनी। हाँ, 11 से 1 पढ़ाई हुई, ठीक बा। ठीक, चलो ठीक बा। शुक्र के पढ़ लिया, शुक्र के पढ़ के हैप्पी दीपावली छठ के छुट्टी कर दी।